नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है एजुकेशन पॉइंट मिशन। तो आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 6 से 8वीं तक का व्याकरण, जिसमें मैं चैप्टर संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। तो संज्ञा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? संज्ञा वो होती है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यानी जिसमें किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है वो संज्ञा कहलाती है। जैसे मनोज, राहुल, रमन, सीता, गीता या मिठास, अपनत्व, चोरी, पशु, पेड़, गाय, बैल, ये सब क्या है? ये सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे किसी व्यक्ति का नाम, तो व्यक्ति का नाम में मान लो राम, लक्ष्मण, सीता, मनोज, पायल, ये सब किसी व्यक्ति का नाम है। वस्तु का नाम जैसे मेज, कुर्सी, पेन, पेंसिल, बेड, ये सब वस्तु के नाम है। स्थान का नाम जैसे दिल्ली, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, आपका मेरठ, मथुरा, ये सब क्या है? स्थान का नाम। उसके बाद आता है गुण या भाव, जैसे मिठास, अपनत्व, सच्चाई, ईमानदारी, ये सब क्या है? भाव के नाम। तो इन सब का निचोड़ ये है कि संज्ञा वो होती है जिसमें हमें किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम या भाव के नाम के बारे में पता चलता है, उनका बोध होता है, तो वो संज्ञा कहलाती है। तो इसके बाद हम देखते हैं संज्ञा के कार्य। संज्ञा के क्या क्या कार्य होते हैं? संज्ञा के कार्य अलग अलग प्रकार से होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि संज्ञा वाक्य में कई प्रकार से काम करती है। जैसे कर्ता के रूप में, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, रमेश पुस्तक पढ़ता है। तो रमेश क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो रमेश इसमें क्या है? कर्ता की भूमिका निभा रहा है, तो कर्ता के रूप में संज्ञा का प्रयोग हुआ है। उसके बाद आता है कर्म के रूप में। रमेश ने पुस्तक को पढ़ा, तो रमेश ने बेटे क्या पढ़ा? क्या। जैसे हमने समझ में नहीं आया कि इसमें कर्म क्या है, तो कर्म को समझने के लिए हमें प्रश्न में ही प्रश्न को डाल देना है। जैसे रमेश ने पुस्तक पढ़ा, रमेश ने पुस्तक को पढ़ा, ये है एग्जाम्पल। तो आप उसका प्रश्न बनाएंगे रमेश ने क्या पढ़ा, तो आंसर आ जाएगा पुस्तक। तो पुस्तक ही हमारी कर्म है। तो इस तरह कह सकते हैं कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में। उसके बाद आते हैं पूरक के रूप में। रमेश डॉक्टर है, यानी रमेश क्या है? डॉक्टर है। एक दूसरे के पूरक है, मतलब रमेश ही है जो डॉक्टर है। उसके बाद आते हैं क्रिया के विशेषण के रूप में। रमेश घर पर है। क्रिया विशेषण वो होता है जो क्रिया की विशेषता बताए। रमेश कहाँ पर है? घर पर है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि संज्ञा के कई रूप होते हैं, मतलब कई सब जगह यूज होता है संज्ञा। कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में, पूरक के रूप में और क्रिया विशेषण के रूप में। अब आइए हम देख लेते हैं संज्ञा के कितने भेद हैं या प्रकार होते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो हम सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के बारे में हमें पता चलता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे देख लीजिए विशेष व्यक्ति के बारे में, तो जैसे देखा सीता, सावित्री, गांधी, नेहरू, ये सब विशेष व्यक्ति में आते हैं। उसके बाद आते हैं विशेष वस्तु के बारे में, जैसे गीता, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, ये सब क्या आते हैं? विशेष वस्तु के रूप में आते हैं। उसके बाद आते हैं विशेष स्थान के रूप में, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, भोपाल, बनारस आदि, मतलब ये सब क्या आते हैं? विशेष स्थान के रूप में। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि संज्ञा वो होती है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष वस्तु का नाम या विशेष स्थान के बारे में हमें पता चलता है, वो संज्ञा का व्यक्तिवाचक रूप कहलाता है। उसके बाद आप कह सकते हैं जिसमें किसी व्यक्तिवाचक में और भी आता है, जैसे किसी देश के बारे में, जैसे भारत, चीन, रूस, ये सब। उसके नदी के बारे में, नदी जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, ये सब, ठीक है। उसके बाद आता है त्योहार के बारे में, होली, दिवाली, रक्षाबंधन और क्या कहते हैं आपका ईद, ये सब त्योहारों में आते हैं। उसके बाद आता है आपका खेल के बारे में, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, बहुत सारे खेल हैं। इमारत जैसे ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी आदि।
ये दिन के बारे में जैसे सोमवार, मंगल, बुध, महीने के बारे में जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। उसके बाद इन सभी के नामों को भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में के अंतर्गत रखते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, विशेष वस्तु के बारे में, विशेष स्थान के बारे में बोध होता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। उसके बाद हम देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है, इसमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में या किसी विशेष स्थान के बारे में नहीं बताया जाता है, बल्कि इसमें उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराया जाता है। यानी हम कह सकते हैं इसमें किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बताया नहीं जाता है, बल्कि उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराया जाता है, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला स्त्री, अब स्त्री में कोई, जैसे मान लो मैंने बोला दिव्या, तो वो मेरा नाम पहुंच जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि पर्टिकुलर वहाँ पर मेरा नाम यूज हुआ है। परंतु स्त्री में आ गया तो वो मैं पहुंच जाऊंगी जातिवाचक संज्ञा में। पुरुष, पुरुष भी जातिवाचक संज्ञा में। बर्तन, बर्तन जातिवाचक संज्ञा में। अगर मैंने बोला कटोरी, चम्मच, तो वो आपके अदा संज्ञा में पहुंच जाएंगे। उसके बाद आता है पशु, देश, राज्य, नगर, और आपके कॉपी, घर, किताब, पुस्तक, सॉरी किताब, और बहुत सारे हैं, ये सब आ जाते हैं आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जातिवाचक संज्ञा जो है ज़्यादातर इसमें बहुवचन का यूज होता है, बहुवचन में प्रयोग की जाती है जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद हम देख लेते हैं तीसरी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वह संज्ञा जिसमें के गुण, दशा या भाव के बारे में हमें जानकारी होती है, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये हम कह सकते हैं जिसे हम फील करते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा होती है। ये संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञा जो होती है वो 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। वो 5 प्रकार क्या हैं उनको भी देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा से सबसे पहले आता है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। जैसे सज्जन, तो सज्जन से, सज्जन जातिवाचक शब्द है और उसको भाववाचक में बदलेंगे तो हो जाएगा सज्जनता। वैसे ही मनुष्य तो मनुष्यता, मित्र तो मित्रता, शत्रु तो शत्रुता। उसके बाद आता है पशु तो पशुता, चोर तो चोरी। ये सब क्या है, जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं, परंतु इनको हम भाववाचक में रख सकते हैं। फिर आता है आपका विशेषण से, मतलब 5 प्रकार के जो शब्दों से बनती है भाववाचक संज्ञा, उसमें सेकंड है विशेषण से संज्ञा बनाना। तो वो है जैसे सुंदर का सुंदरता, आलसी का आलस्य, मीठा का मिठास, चतुर का चतुरता, भोलापन का भोला का भोलापन। ये सब क्या है, ये विशेषण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है सर्वनाम से संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो अपना से अपनत्व, अहम से अहमता, निज से निजत्व, सर्व से सर्वस्व, मम से ममता। ये सब क्या है, ये सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है आपका क्रिया से जातिवाचक संज्ञा। तो जैसे पढ़ना, पढ़ते हैं तो हम कोई काम करते हैं, काम करने को ही हम क्रिया कहते हैं। तो पढ़ना से पढ़ाई। उसके बाद आता है थकना, थकना से थकावट। उसके बाद आता है हारना, हारना से हार, भूलना यानी भूल। ये सब आते हैं क्रिया से। उसके बाद आता है आपका अव्यय से। अव्यय कैसे जातिवाचक संज्ञा में यूज करें तो आ जाता है समीप, समीपता, निकट, निकटता, दूर, दूरी। और ये सब क्या आते हैं, आपके अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जाति जो संज्ञा होती है वो विशेष प्रकार से, मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। परंतु कुछ लोगों ने, कुछ विद्वानों ने इसके 5 भेद बताए हैं, जिसमें उन्होंने 2 और भेदों को शामिल किया है, जो है समूहवाचक या हम कह सकते हैं समुदायवाचक, और दूसरा है आपका द्रव्यवाचक। तो समूहवाचक में हम देख लेते हैं, उसमें आता है जैसे समूहवाचक, उसमें आता है जैसे सेना, भीड़, कक्षा, मेला। ये सब क्या आते हैं, समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं। द्रव्यवाचक में जैसे सोना, चांदी, लोहा, तेल, कोयला आदि, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक के अंतर्गत आ सकते हैं।
तो इस प्रकार इस पूरे चैप्टर का निचोड़ ये है कि संज्ञा वह होती है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के बारे में हमें जानकारी होती है, वो संज्ञा कहलाती है। संज्ञा को हम 3 भागों में बांट सकती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के बारे में, किसी विशेष भाव के बारे में पता, स्थान के बारे में पता चलता है, वो कहलाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जिसमें संपूर्ण जाति का बोध होता है, वो कहलाती है जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जिसमें हमें अपने फीलिंग जो हम महसूस करते हैं उसके बारे में पता चल